Hello my friends, I hope you all are doing good. So today in this video we will be learning about emergency provisions. तो यहाँ पर हम emergency के कुछ provisions पढ़ने वाले हैं कि ये जो emergency है वो क्या होती है, कब लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। ये NIOS क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 9 रहने वाला है। लेट मी राइट इट, ठीक है। ये NIOS, ठीक है, NIOS चैप्टर 9 ये रहने वाला है। तो इसमें हम इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इमरजेंसी को हिंदी में बोलते हैं आपातकाल, ठीक है। जब आपातकाल कंट्री में लगता है तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं कि जिन बेसिस पर ये लगाया जाता है, तो वो सारी चीजें जो है हम चैप्टर 9 में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने वाले हैं। तो आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। आप इसे अपने एग्जाम तक भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये पढ़ लिया तो कुछ नहीं करना आपको बस, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका अपने चैनल में, ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। अब यहां पर हम बात करें इमरजेंसी प्रोविजंस की ना, हम आगे बढ़ेंगे इमरजेंसी के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है। मगर बेसिक सी बात है कि ये जो इमरजेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई है। ऑन दी वन हैंड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने हमारे जो कंट्री है उसको क्या करा है, फेडरल नेचर का बनाया है, ठीक है। हमने देखा कि अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका जो कंट्री है, अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं। ये जो कंट्री है ये ट्रू फेडरल है, ठीक है। अब हमारी भी कंट्री फेडरल है, मगर यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर जो है ना अकॉर्डिंग टू टाइम ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो यूनिटरी में नहीं बन सकता, ठीक है। यूनिटरी में नहीं बन सकता, सारी पावर एक जगह पर नहीं आने वाली है, सबके अलग अलग काम बटे रहेंगे, हर चीज बटी रहेगी। वेयर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो जो सर्कमस्टेंसेस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ढलता रहता है, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी यहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी यानी एक तरीके से यूनियन की तरह काम करता है, ठीक है। सारी पावर जो वो सेंटर के हाथ में आ जाती है। मगर जो नॉर्मल टाइम चलता है उसमें ये फेडरल की तरह काम करता है। अब ये सारी चीजें देख लें, ठीक है। अब ये फेडरल क्या होता है, ये मैंने आपको जब फेडरल सिस्टम पढ़ाया था, इंडियन फेडरल सिस्टम, आपका जो प्रीवियस चैप्टर है उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो फेडरलिज्म है, संघवाद, यानी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ये है कि जैसे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं होता कि जैसे कि इमरजेंसी लग रही है या फिर नॉर्मल समय चल रहा है, नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कंट्री में बिल लाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, लॉ बन रहे हैं, ठीक है। तो उस समय पर नॉर्मली फंक्शन हो रही है कंट्री। मगर जब इमरजेंसी की बात आती है उस समय पर कोई भी यूनिटरी दिखाई दे पड़ती है, ना कुछ ऐसी अलग सी चीज दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है कि जब भी इमरजेंसी की बात आती है ना तो वहां पर सारी जो पावर होती है ना वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है सेंटर के हैंड्स में, ठीक है। सेंटर के पास सारी पावर आ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से जो फेडरल सिस्टम है ना वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक और चीज की बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो इमरजेंसी है वो लगाई क्यों जाती है, क्या है इमरजेंसी, क्यों लगाई जाती है। देखिए इन केस मान लीजिए कि ये हमारा एक नेशन है, ठीक है। सिंपल से देखिए, मेरे को इंडियन मैप भूल गया, काफी समय से प्रैक्टिस भी नहीं करा मैंने बनाना। ये अपना इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। अब इस कंट्री में जो है ना, इस कंट्री में पूरी में यहाँ पर कुछ ऐसे नुमाइंदे भी हैं जो कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट, सेसिज्म यानी बोलते हैं ना एक तरीके से एक अपवाद होता है हमारी कंट्री में कि क्या नाम है कि वो कंट्री से जो है ना अलग होना चाहते हैं। अगर वो दंगे फसाद फैला देते हैं, काफी ज्यादा दंगे हो जाते हैं, ठीक है, और एक तरीके से पूरा का पूरा युद्ध वाला माहौल बन जाता है, पूरे वॉर लाइक जो कंडीशन बन जाती है यहाँ पर, ठीक है, हमारी कंट्री में, तो उस बिहाफ पर इमरजेंसी लगाई जाती है, यानी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। अब इन केस कोई दूसरी कंट्री आए और वो हमारे इंडिया के ऊपर इन्वेड कर दे, इन्वेजन, ठीक है, और वॉर छिड़ जाए, तो
केस में इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, एक तो ये वाला कंडीशन हो गया, एक ये वाला कंडीशन हो गया। अब ये जो दोनों कंडीशन है जब भी ये लगती हैं उस समय पर एक इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल जीई, नेशनल इमरजेंसी। अब ये तो कुछ ऐसी कंडीशंस हो गई। ठीक है, देखिए मेजरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये दो ही कंडीशन ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं प्रोवाइडेड है। ठीक है, प्रोवाइडेड है, जिनका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इन अगर ये सारी चीजें प्रिवेल करेंगी तो उस समय पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। ठीक है, मगर वहीं पर ये जो दोनों कंडीशन अगर प्रिवेल भी करेंगे तब भी नेशनल इमरजेंसी जो है लग क्यों रही है, ताकि हम अपनी कंट्री को सेव कर सकें, बचा सकें दूसरे के इन्वेजन से, अपने अंदर अपनी कंट्री में होने वाले इन जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हैं उनसे, क्योंकि जब ये इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगे तो कहीं ना कहीं जो पीपल रह रहे हैं, लोग जो रह रहे हैं यहाँ पर कंट्री में, उनकी जान को, उनके माल को, उनकी क्या नाम है एक तरीके से बोल सकते हैं उनको एक्सप्लॉइट भी करा जा सकता है, उनके मान को भी हानि हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं अवॉइड करने के लिए, टालने के लिए, हटाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन सारे प्रोविजंस का कहीं ना कहीं यूज करा जाता है। ठीक है, इसलिए इमरजेंसी प्रोविजन जो है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखे हैं। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आ गई कि लगती क्यों है। ठीक है, लगती क्यों है इमरजेंसी। ठीक है, यानी एक तरीके से हार्मनी मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कंट्री में। ठीक है, और जो बाहर की जो फॉरेन कंट्रीज है ना उनके साथ रिलेशन अच्छे से चल सके, वो सारी चीजें मेंटेन करने के लिए इन इमरजेंसीज का जो है ना कहीं प्रावधान है और इनका जो है उठाया जाता है लाभ। ठीक है, इन्हीं के द्वारा सारी चीजें एक तरीके से नॉर्मलिटी में लेकर आई जाती हैं। ठीक है, इनकी हेल्प से। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूं कि आखिरकार जो इमरजेंसी है वो कितने प्रकार की होती है, क्योंकि इमरजेंसी तो हम पढ़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजन पूरा का पूरा पढ़ेंगे, मगर इमरजेंसी के प्रोविजंस भी हमारे पास 3 प्रकार के हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है, ये 3 भागों में डिवाइड करी गई है। ठीक है, अब ये होती है पहली नेशनल। ठीक है, दूसरी होती है प्रेसिडेंट रूल या फिर फेलियर और फाइनेंशियल। ये 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नाउ इन द वेरी इंसेप्शन मैंने आपको बोला था कि जब भी हम पढ़ेंगे तो हम कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में जो इनका जहां पर ये लिखी हुई है ना उसको जरूर बताऊंगा। ये नेशनल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 352 के, प्रेसिडेंट रूल लगता है अंडर आर्टिकल 356 के, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है अंडर आर्टिकल 360 के। ये 3 ऐसे आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कहीं ना कहीं इमरजेंसी को अपने साथ लेकर चलते हैं। 3 टाइप की इमरजेंसी होती है आपातकालीन, अगर हमारे कंट्री में लगाई जाती है वो 3 टाइप की लगाई जा सकती है। या तो वो एक छोटे से पार्ट में लगाई जा सकती है या फिर पूरी की पूरी कंट्री में लगाई जा सकती है। इस तरीके से इमरजेंसी लगती है। अब ये जो नेशनल इमरजेंसी है मैंने आपको बताया ना अभी कि ये 2 प्रकार की है। एक तो अगर कोई कंट्री एक्सटर्नल इन्वेजन, दूसरी है हमारी आर्म्ड रिबेलियन। इसको भी देखिए, ये जो था ना इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, इसको कहीं ना कहीं अमल कर दिया गया था बाद में। ठीक है, और ये इसका नाम रख दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन, ताकि अच्छे तरीके से इंटरनल डिस्टर्बेंसेस को डिफाइन करा जा सके कि आखिरकार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होता क्या है। काफी प्रकार के हो सकते हैं,
अब यहाँ पर आर्म्ड रिबिलियन, हथियारों के साथ लड़ाई अगर छिड़ गई है तो उस एक पर्टिकुलर एरिया में इमरजेंसी घोषित करी जा सकती है। ठीक है, तो अब ये जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, ये या तो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, पर्टिकुलर रीजन में लगाई जा सकती है या फिर पूरी की पूरी कंट्री में लगाई जा सकती है। तो इसीलिए इस नेशनल इमरजेंसी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। एक्सटर्नल इन्वेजन, या फिर अगर कोई कंट्री हमारी कंट्री पर इन्वेड करती है, हमला करती है, तो उस चीज से बचाने के लिए भी ये इस इमरजेंसी का उपयोग होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर इस इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने से पहले प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर मानकर चलिए बाहर पूरी कंट्री में कोलाहल मचा हुआ, वर्ल्ड कंट्रीज में कोलाहल मचा हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा, अब वहां पर तो मच रहा है, अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए प्रेसिडेंट क्या करेंगे? जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी को पहले ही घोषित कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही घोषित कर सकते हैं, अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर इन्वेड करे या ना करे। ये भी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट के पास ये भी पावर होती है कि अगर पूरी कंट्री में हमारे रीजन में, यानी हम किस में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं, नहीं, साउथ वेस्ट एशिया में आते हैं। ठीक है, साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ एशिया में आते हैं, सॉरी, साउथ वेस्ट में आते हैं हमारी जो दूसरी कंट्री हैं, अरेबियन पेनिनसुला वगैरह, साउथ ईस्ट में आते हैं हमारे जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा वगैरह। ठीक है, अब हम साउथ एशिया में आते हैं, तो हमारे यहाँ पर साउथ एशिया में अगर जो नेपाल और हमारा बांग्लादेश और कोई भी ऐसी कंट्री, चाइना वगैरह, अगर वहां पर वॉर छिड़ी हुई है और वो जो है वॉर लड़ रहे हैं, तो उस चीज को देखते हुए भी हमारी कंट्री पर भी हमला हो सकता है। ठीक है, उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो एडवांस में ही जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी, उसको घोषित कर सकते हैं। ठीक है, प्रोक्लेमेशन, ये एक वर्ड है, ये प्रोक्लेमेशन, आपकी जो बुक है ना उसमें लिखा हुआ ये वर्ड, इसका मतलब होता है घोषणा। ठीक है, ये बात आपको समझ में। अब करते हैं हम प्रेसिडेंट रूल की, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 356 में लगाया जाता है। देखिए, ये जो नेशनल इमरजेंसी है, मैं अभी इसको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, बट मैं आपको फिलहाल जो इंट्रोडक्शन है ना चैप्टर का, वो दे रहा हूँ कि जो इमरजेंसी है ना वो हमारी कंट्री में कितने प्रकार से लग सकती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब ये प्रेसिडेंट रूल जो है, यानी किसे क्या बोलते हैं हम इसको, यानी एक तरीके से राष्ट्रपति शासन बोलते हैं इसे। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होता है। मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन पढ़ाए हैं लास्ट उसमें चैप्टर में। ठीक है, तो वहां पर मैंने आपको बताया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर वो सेंटर के द्वारा कुछ डायरेक्शंस उसको इशू करी जा रही है, ऑर्डर्स इशू करे जा रहे हैं, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंटर्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसके आधार पर ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं। जो 7th शेड्यूल में जो लिस्ट दी हुई ना, स्टेट लिस्ट, उसमें जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, अगर वो ऐसा नहीं करती है, मानकर चलो कि एक पर्टिकुलर समय है, एक मिनट मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, समझा दूंगा, कभी भी आप इसको नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलने के वो। ठीक है, इमरजेंसी तो खासकर देखिए, स्टेट है, राज्य जो होते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, राज्य जो होते हैं, राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? अब राज्य यानी स्टेट को सेंटर के द्वारा कुछ ऑर्डर इशू कर गए हैं कि भाई साहब तुम जो ना, अब मानकर चलो कि सेंटर ने कहा है कि जो आधार है यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक कार्ड बनता है, हमको भी मिलता है। ठीक है, हम बनवा सकते हैं उसे। ठीक है, आपके पास भी होगा, मेरे पास भी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आधार है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये इशू करा कि आधार एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो सबके पास होना चाहिए, बट यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट डिनाई कर देता है। क्या कहता है? भाई साहब मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आधार बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा अपने राज्य में। अब इस स्टेट में गवर्नर जिसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नर को राज्यपाल। ठीक है, गवर्नर जो सेंटर के द्वारा अपॉइंट करा जाता है,
कहां पर, स्टेट में अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। एक तरीके से जो हमारे कंट्री है, हमारे कंट्री में नॉमिनल हेड है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, मगर उसके बाद स्टेट जो है ना, स्टेट में जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर रूल बनाती है ना, वो सब गवर्नर के नाम पर ही बनाए जाते हैं। जैसे कि जो सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में अगर कुछ भी रूल बनाए जाते हैं ना, तो प्रेसिडेंट के नाम पर ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नर क्या देखेगा कि भाई साहब ये स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी सेंटर के द्वारा जो आदेश दिए हुए हैं ना, उनको तो मान ही नहीं रही है, यानी दिस स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस issued by सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो चाचा जी हैं, ये चाचा जी हैं और हमारे प्रेसिडेंट पापा जी हैं, ठीक है। पोस्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पर कौन बैठता है वो अलग बात है, क्योंकि वो चेंज होते हैं, ठीक है। दो पोस्ट आर नॉमिनल, वहां पर जो ना सब नॉमिनल है, ठीक है, वो एक समय के लिए बनते हैं, वो टेम्पररी है सबके सब, ठीक है, कोई परमानेंट नहीं है। जैसे कि प्रधानमंत्री परमानेंट है, वो परमानेंट नहीं है, वो भी जो है एक कह सकते हैं हम कि टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर वो ऑल इन ऑल एक साथ ही चलते हैं। जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ाऊंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि इसमें खेल क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो गवर्नर है वो कह देंगे कि भाई जब तुम ये सब चीजें नहीं मान रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्म करेंगे कि भाई साहब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ये आधार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट इसको मान नहीं रही है। तब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रिज्यूम कर लेगी कि भाई साहब ये स्टेट गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रही है। तब ये गवर्नर क्या करेगा, प्रेसिडेंट को लिखेगा लेटर में कि भाई साहब ये अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ये जो स्टेट गवर्नमेंट है फंक्शन नहीं कर रही है। तब यहां पर लगेगा प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। मगर ये एक लास्ट रिजॉर्ट बताया था, वैसे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लास्ट रिजॉर्ट बताया था। भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रोविजन जो रख दिया था यहाँ पर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लास्ट रिजॉर्ट बताया था, ताकि हम एक स्टेट को उसकी जो चलने की प्रक्रिया है ना, वो जो अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहा है अपने स्टेट में, उसको इन द लाइन विद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना उसके अनुसार ला सके, ठीक है। मगर अगर ऐसा नहीं होता तब हम इस प्रेसिडेंट रूल जो है, यानी हम यहाँ पर इसे अपना सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है ना, वो यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशों को नहीं मानना, ठीक है। चलो ये तो बात आपको पता चल गई। बाकी डिटेल में मैं इसके बारे में बात करूंगा अगली वीडियो में, प्रेसिडेंट रूल के बारे में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में हम लास्ट वीडियो में बात करेंगे। इमरजेंसी को एकदम इत्मीनान से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बात समझनी है कि ये जो इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी हमारी फाइनेंस इमरजेंसी। सो फार वी हैव नॉट सीन दिस इन आवर कंट्री, ठीक है। इट वाज नॉट प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आखिर लगाई भी तो लगाई क्यों जाएगी? when there is an instability in the country in terms of financial accounts, ठीक है। अगर ये सारी चीजें यहाँ पर दिखती है ना, तब ये यहाँ पर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब इसमें क्या क्या होता है, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन द लास्ट वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सोली बात करेंगे इसकी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी की। नाउ व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी, यू नो इट वेरी वेल। नाउ हाउ वी विल बी डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल, ठीक है। हम डिटेल में बात करेंगे, हिंदी वाले बच्चों के लिए डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में अब, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ तो जानकारी आपको पता ही पड़ गई, तो अब मैं समझाऊंगा ना आपको, तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये आर्टिकल याद रखिएगा, ये आर्टिकल, ठीक है। चलिए अब मैं इसे रब कर दे रहा हूं, ठीक है। ये देखिए सबसे ज्यादा टीडियस काम लगता है मुझे, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, बट यस, until and unless you love your work, you cannot achieve success in your work, ठीक है। So that is why whatever you are doing, just love that, ठीक है। Enjoy that, enjoy your work. तो ये भाई साहब अब मिट चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है भाई साहब, ये है
नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। होप इट इज विजिबल टू यू ऑल। ठीक है, ठीक है, ये विजिबल है आपको। चलें आगे, चलिए, ठीक है। अब देखिए हमारी जो नेशनल इमरजेंसी है ना, इसमें ग्राउंड जो है वो 3 लिखे हुए थे। ठीक है, 3 ग्राउंड लिखे हुए थे नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के। मैंने आपको 2 बताए हैं, एक्शनल वॉर और अग्रेशन, इंटरनल disturbances. These 3 were there under this particular concept or topic. ठीक है। Now ये जो एक्सटर्नल वॉर है और ये जो एक्सटर्नल अग्रेशन है, इन दोनों को मिलाकर बनती है एक्सटर्नल इमरजेंसी। ये ई देखिए इमरजेंसी के लिए, इसे समझ लीजिएगा आप। ठीक है, और व्हेनेवर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस आर देयर। ठीक है, ये देखिए ये चीजें जो है ना, जब 44th अमेंडमेंट लेकर आया गया ना, 44th अमेंडमेंट, ये चीजें बदल दी गई और इसको जो ना रीनेम कर दिया गया ताकि हम अच्छे से समझ सकें, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसे क्या कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया। ठीक है, आर्म्ड रिबेलियन, ये मैंने लिख दिया है, आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया ताकि इसको, उसका जो कॉनोटेशन है ना वो एकदम सिंपल हो जाए। ठीक है, सिंपल हो जाए, तो इसीलिए हमने इसको बोलते हैं फिर हम इंटरनल, और बाकी तो आप जानते ही हैं इमरजेंसी। ठीक है, ये इंटरनल इमरजेंसी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, आपको कुछ चीज पता रहनी चाहिए। ठीक है, अब प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट ये जो एक्सटर्नल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी और एग्रेशन वगैरह अब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तो कर सकते हैं, मगर यहाँ पर एक चीज जो आपको यहाँ पर समझनी होगी, मैं बता देता हूँ, जस्ट सेकंड मिटो देता हूँ पहले तुम्हें से। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है ना प्रोक्लेम कर सकते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, बट प्रेसिडेंट नीड्स, क्या नीड है उनको चाहिए एक रिटन कॉन्करेंस। ठीक है, एक सहमति चाहिए रिटर्न में, किसके द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को किसके द्वारा हेड करा जाता है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये एक एडवाइजर की तरह काम करते हैं प्रेसिडेंट को। until and unless these council of ministers write for the proclamation of emergency, तब तक प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम नहीं कर सकते। बट अर्लियर was this concept there? No, this was not there. प्रेसिडेंट जो है ना खुद ही, मतलब प्रेसिडेंट के पास जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर पहुंचे, अर्लियर की बात बता रहा हूँ 1971 के अराउंड की। ठीक है, बताऊंगा कब लगी थी इमरजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट के पास पहुंचे और उसके बाद प्रेसिडेंट से कहा कि भाई साहब ऐसी चीजें हो रही हैं, आप जो है ना प्रोक्लेम कर दो इमरजेंसी को, और लगा सिंपली। मगर यहाँ पर जस्टिफाई करने के लिए कि व्हाट इज द नीड ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, रिटर्न में ये सहमति चाहिए भाई साहब। ठीक है, और ये जो सहमति जब तक नहीं मिलेगी ना, तब तक प्रेसिडेंट जो है वो प्रोक्लेम नहीं कर सकते इमरजेंसी को। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज ये, चलो लग गई इमरजेंसी, लग गई भाई इमरजेंसी, अब तो भाई लग गई इमरजेंसी। चलो इमरजेंसी लग भी गई, क्या ये चलेगी, इंडेफिनेटली चलेगी इमरजेंसी, इंडेफिनेटली चलेगी। बट इट इज रिक्वायर्ड कि जो लोकसभा है अगर ये जो इमरजेंसी लगाने के बाद प्रोक्लेम कर दी, यहाँ मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने लिखकर दे दिया प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी जो है वो प्रोक्लेम कर दी, ये ईपी जो है ना इमरजेंसी प्रोक्लेम। ठीक है, यहाँ पर प्रोक्लेम हो गई है, लग गई इमरजेंसी। अब इस इमरजेंसी को जो प्रोक्लेम करी गई है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज द राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से पास होना पड़ेगा। वो भी सिंपल मेजोरिटी नहीं भाई साहब, सिंपल मेजोरिटी बिल्कुल भी नहीं, स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज दी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की। ठीक है, अब ये तो ठीक है, चलो यहां पर मान ली, व्हाट इफ जब लोकसभा जो है ये लगाने के बाद
प्रोक्लेम करने के बाद, इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तब उस समय पर राज्यसभा उसे चलाएगी इमरजेंसी को, ठीक है, जब तक नई लोकसभा चुनकर नहीं आ जाती। अगर लोकसभा चुनकर आ गई है तब से लेकर अगले 30 दिन तक, तब से लेकर अगले 30 दिन तक, देखिए वीडियो समझ में आया ना तो दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। लोकसभा चुनकर आ गई है, अगले 30 दिन तक, जब लोकसभा चुनकर आ गई उससे अगले 30 दिन तक इमरजेंसी रहेगी पावर में। अगर लोकसभा इन 30 दिनों में जो इमरजेंसी प्रोक्लेम करेगी ये यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करती है यानी जारी रखती है, तब तो इमरजेंसी चलेगी, तब तो इमरजेंसी चलेगी, ठीक है। अदरवाइज खत्म, प्रोक्लेम खत्म, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी खत्म, ठीक है। चलिए फिर कंट्री में इमरजेंसी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, लोकसभा नहीं आती चुनकर, तो राज्यसभा के पास पावर है कि वो कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है, विद यू नो एक नोटिस जारी करने के बाद और अपने एक तरीके से वोट करने के बाद उसमें वो प्रावधान अलग है, ठीक है, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, यहां समझिए आप, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई ना। अर्लियर प्रेसिडेंट के पास पावर थी कि वो जो इमरजेंसी थी उसको सस्सीड कर सकते थे, हटा सकते थे, जो इमरजेंसी थी उसको हटा सकते थे अपने आप। एक उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया, ठीक है, प्रोक्लेम कर दी दोबारा से कि हाँ हम इमरजेंसी को हटा रहे हैं, ये पावर यहाँ पर हुआ करती थी। बट यहाँ पर जब ये ऐसा हुआ करता ना, इस समय पर जो लोकसभा थी यहाँ पर इनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ करता, इनका कोई भी काम नहीं हुआ करता था। बट यहाँ पर लोकसभा जब पावर में है, अगर लोकसभा कहती है कि भाई साहब प्रेसिडेंट साहब आप जो ना ये जो इमरजेंसी है इसको हटा दो, ये हटा दो आप इमरजेंसी को, तब प्रेसिडेंट को जो है ना हटानी पड़ जाएगी, ठीक है, प्रेसिडेंट हटाएंगे उसको। ये चीज भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। अब ये तो चलिए बात होगी इमरजेंसी की, ठीक है, कि अगर इमरजेंसी लगेगी तो वो दोनों हाउसेस जो है ना, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से स्पेशल मेजोरिटी में पास होनी चाहिए। अगर अप्रूवल, अगर उसको प्रोक्लेम करना, लगाना है, ठीक है, एनफोर्स में लेकर आना है, ठीक है, एनफोर्स करना, फोर्स में लेकर आना है, ठीक है, तो अब हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत चाहिए। मगर अगर प्रोवोकेशन करना है ना, उसका प्रोवोकेशन यानी हटाना है, ठीक है, तो उस समय पर हमें सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होगी। कहां पर? राज्यसभा में। अगर 1/10 ऑफ मेंबर ये कहते हैं कि भाई साहब हमें इमरजेंसी हटानी है, ठीक है, 1/10 मेंबर यानी 110 मेंबर आकर कहते हैं कि भाई साहब हमें इमरजेंसी हटानी है, तो उस समय पर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, स्पेशल सेशन को समन करेंगे, बुलाएंगे, ठीक है, उसके बाद बैठक होगी, स्पेशल सेशन जो लगेगा ना वो इमरजेंसी को हटाने के लिए ही लगेगा। अगर लोकसभा पावर में सेशन उसके नहीं चल रहे हैं, क्योंकि लोकसभा के भी सेशन चलते हैं ना, लोकसभा के पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं, ठीक है, वो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, जैसे कि विंटर सेशन और समर सेशन और बहुत सारे सेशन होते हैं, ठीक है, मानसून सेशन। तो ऐसे ही लोकसभा जब काम करती है, अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस समय पर क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है ना वो स्पेशल समन करेंगे, ठीक है, और वहां पर उस इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा, ठीक है। चलो अब ये तो बात होगी इमरजेंसी की, क्यों लगी, किस लिए लगी, काहे का चीज है, काहे का नहीं है, ठीक है। बात कर लेते हैं ये तो कुछ ज्यादा बड़ा हो गया लगते नहीं ज्यादा बड़ा हो गया। चलिए ये बड़ा होगा तो अभी तो दिखेगा आराम से, ठीक है। इफेक्ट्स देखिए, इफेक्ट्स कितने प्रकार से हो सकते हैं। सिंपली अगर हम इफेक्ट की बात करें ना, तो इफेक्ट जो है ना, या तो यानी एक तरीके के जो इमरजेंसी के इफेक्ट है ना, नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट है, वो सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पर भी काम कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन समझ जाएंगे ना आप, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो है स्टेट के रिलेशन से, ठीक है, स्टेट रिलेशन, ठीक है, यानी हम बात करें कि जो लाइफ है स्टेट के, स्टेट लेजिस्लेचर होता है ना, स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा का लेजिस्लेचर, उन पर भी इम्पैक्ट डालते हैं सारी चीजें, ठीक है। जो इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी के इफेक्ट जो है, ठीक है। अब जो तीसरा इफेक्ट पड़ेगा ना वो है हमारे द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, फंडामेंटल राइट्स। अब इन तीनों को हम यहां पर पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करते हैं सबसे पहले। First, we will talk about the central-state relationship will be impacted by this particular provision, that is the national emergency when it is proclaimed.
नहीं, सेंटर स्टेट रिलेशन की पहले बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ठीक है। ये स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मानकर चलिए लोकसभा है हमारे, ठीक है, एक मानकर चलिए कि जो लोकसभा का गठन है ना, वो कब हुआ है कि इधर ही आ जाता हूँ, आप इधर दिख जाएगा ना आपको, ठीक है, 2008 में हुआ, सपोज 2000 छोड़िए, अभी 2024 चल रही है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। 2024 में गठन हुआ है किसका, लोकसभा का गठन हो गया इलेक्शन के बाद, ठीक है। अगर 2024 में जो है क्या इलेक्शन होने के बाद लोकसभा आ जाती है, मोदी जी गवर्नमेंट बना लेते हैं अपनी, या फिर राहुल गांधी जी गवर्नमेंट बना लेते हैं अपनी, तो उसके बाद क्या होगा, 2024 में इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी जाती है। अब ये जो लोकसभा थी ये 5 साल के लिए बनेगी, ठीक है। फिर इलेक्शन कब होंगे, 2029 में होंगे, राइट। अब 2029 में इलेक्शन होने देंगे। अब ये जो इमरजेंसी है वो एक्सटेंड कर दी गई, मैंने आपको बताया ना कि जो इमरजेंसी है वो एक्सटेंड होती रहेगी, हर 6 महीने में एक्सटेंड होती रहेगी। अगर लोकसभा और जो राज्यसभा है वो स्पेशल मेजोरिटी से एक जो घोषणा पत्र यानी एक जो बिल की तरह लेकर आए और उसे पास कर दें, अप्रूव कर दें इमरजेंसी को, तो हर 6 महीने में वो अप्रूव हो जाएगी, आगे एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है। अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो उस समय पर पार्लियामेंट में जो वो है, क्या बोलते हैं उसे, राज्यसभा, उसका काम है अप्रूव करने का, ठीक है। अगर हटानी है इमरजेंसी, अगर वहां पर एक 1/10 मेंबर आकर ये कहते हैं कि भाई साहब हमें प्रेसिडेंट से, भाई साहब हमें जो ना वो क्या कहते हैं इमरजेंसी हटानी है, तो उस समय पर प्रेसिडेंट के द्वारा एक स्पेशल सेशन को समन करा जाएगा और उस इमरजेंसी को हटा दिया जाएगा। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस वन, ठीक है, इमरजेंसी चल रही है, लोकसभा जो ना उसकी जो इलेक्शन होने थे 2029 में, इमरजेंसी चल रही है, एक्सटेंड होती गई, तो यहाँ पर ये जो लोकसभा की इलेक्शन है ना उन 2029 में होने वाले हैं, ये भी एक्सटेंड हो जाएंगे, यानी लाइफ ऑफ द लोकसभा विल ऑल्सो बी एक्सटेंडेड, इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी ये 2029 से भी आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, 2029 से भी आगे बढ़ जाएगी, ये प्रावधान है यहां पर इसमें। सेम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, हाँ मुझे लगता है कि मुझे जो ना आपको ये वाला समझाना चाहिए सबसे पहले, तब आपको ये समझ आता है। स्टेट लेजिस्लेचर की भी एक्सटेंड हो जाएगी अगर पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो, ये बात आप समझ में। चलिए अब यहां पर एक चीज जो आपको समझनी है कि देखिए मुझे नहीं लगता कि आपके दिमाग में आया होगा, मगर आ गया होगा तो बहुत बढ़िया, कि आप जो फिर बहुत अच्छे लाइन पर हैं, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो लोकसभा है उसके तो चलो एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है, मगर ये जो जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, क्या ये जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जब पार्लियामेंट पढ़ लेंगे ना आप तब आपको समझ में आएगा। वैसे तो स्टेट लेजिस्लेचर है, देखिए स्टेट में 2 प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे सेंटर पे होती है ना जो पार्लियामेंट है वो 3 जनों से मिलकर बनी होती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ पर स्टेट की जो असेंबली होती है, किसी स्टेट में देखिए एक असेंबली है, किसी स्टेट में एक असेंबली है जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, मगर किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, ठीक है। अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना 3 भागों में बटी होती है, कहीं कहीं 2 होती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो 2 है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, ठीक है। अब जैसे स्टेट राज्यसभा है ना यहाँ पर, राज्यसभा है यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है और स्टेट लेजिस्लेचर होती है। यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर होते हैं, ठीक है। चाचा जी ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चाचा जी देखिए मैं बस ये प्यार से को लेकर ये वर्ड बोलता रहता हूँ, ठीक है, डोंट माइंड फॉर दिस, ठीक है। मित्रों भाइयों और बहनों आपको ये जो ना याद रखनी चीजें। अब देखिए यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर भी एक्सटेंड हो जाएगा अगर ये चाहे तो, पार्लियामेंट चाहे तो, ठीक है। यहाँ पर ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पर ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना इसके पास पावर नहीं रहती, ये इसके पार्लियामेंट के आदेश के अनुसार काम करेगी अगर नेशनल इमरजेंसी पावर में तो, ठीक है। मगर क्या स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ये क्वेश्चन था मेरा, क्या ये स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, यहाँ पर जो नुमाइंदे चुने जाते हैं हमारे द्वारा, प्रतिनिधित्व हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं हमारे द्वारा अपने अपने स्टेटों में, क्या वो खत्म हो जाते हैं, उनको हटा देती पार्लियामेंट? नहीं, ऐसा नहीं है, सस्पेंड नहीं होती, ठीक है, सस्पेंशन नहीं होता है, बट हाँ सब्जुगेशन होता है पार्लियामेंट के द्वारा।
पार्लियामेंट के दिए हुए आदेशों के अनुसार ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है। पार्लियामेंट के पास यहाँ पर यह भी पावर आ जाती है कि वो जो स्टेट के सब्जेक्ट्स है ना उन पर भी लॉ बना सके, कानून बना सके। मगर देखेगी तो यही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मगर 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 यहां पर एक और चीज, कि अगर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसको एक्सटेंड कर दी रहेगी पार्लियामेंट, ठीक है, मगर अगर जो इमरजेंसी है वो खत्म होती है तो उस समय पर क्या होगा पता है? उस समय पर ये होगा कि अगले आने वाले 6 महीनों तक तो पार्लियामेंट कुछ भी कर लेगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ, ठीक है, मगर 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो सारी चीजें सीज हो जाएंगी, सीज खत्म हो जाएंगी। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। चलिए ये तो आपने समझ लिया कि हाँ ये सारी चीजें एक्सटेंड हो जाती है। सिंपल सा मतलब है, आप ये समझिए कि जो लाइफ है ना दोनों की एक्सटेंड हो जाती है, पार्लियामेंट के हाथ में पावर आ जाती है। अब बात करते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन की, ठीक है, जो यहाँ पर आपको समझनी है। अब थोड़ा सा जो आपके बैकग्राउंड की नॉलेज है ना वो थोड़ी सी काम आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं इसे मिटो रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा हो गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी को मिटो देता हूँ फिलहाल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर स्टेट सेंट्रल स्टेट की रिलेशनशिप देखिए। सबसे पहली बात कि जो सेंटर है ना, जो फेडरल गवर्नमेंट है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्जन हो जाएगा, फेडरल गवर्नमेंट यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगी और सारी सारी पावर सेंटर के हाथ में आ जाएगी, ठीक है। वो जो कहेगा उस हिसाब से चीजें चलेंगी फिर, ठीक है। ये इमरजेंसी का सबसे पहला प्रावधान है, ठीक है। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस दैट आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री व्हेन देयर इज इमरजेंसी इन आवर कंट्री, ठीक है, तो सेंटर जो है स्टेट के सब्जेक्ट पर भी रूल या लॉ बना सकता है, ठीक है, यूनियन के सब्जेक्ट पर भी और कॉन्करेंट के सब्जेक्ट पर भी। स्टेट में कितने सब्जेक्ट हैं 8%, यूनियन में कितने सब्जेक्ट है 8% और इसमें कितने सब्जेक्ट है 8%। यू हैव टू टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मैंने आपको पिछले चैप्टर पढ़ाया ना, ठीक है, तो आपको ये चीजें बतानी है मुझे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर यही होती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन कि एक तरीके से जो फैब्रिक है ना, फेडरलिज्म का जो फैब्रिक है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है और उसके बाद एक यूनिटरी गवर्नमेंट आ जाती है पिक्चर में। Have you ever seen this kind of thing happening or happened ever in the world? No, you have not seen. क्योंकि जो चीजें फेडरल में चल रही है ना फेडरल में ही चलेंगी, जैसे अमेरिका में, ठीक है, मगर यहाँ पर जो है प्रोविजन अलग हो जाता है जब सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, नेशनल इमरजेंसी जैसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो यहाँ पर फेडरलिज्म यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी मेरे भाइयों, ठीक है। चलिए एग्जीक्यूटिव रिलेशन भी आपको समझा दिया कि जो सेंटर है वो स्टेट के सब्जेक्ट पर भी लॉ बना सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन अगर सेंट्रल को कुछ भी डायरेक्शन दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टेट में जितने भी मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे गए हैं तो वहां पर जितने भी डायरेक्शन दिए हैं स्टेट उसी के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव चीजें हैं, ठीक है। चले आगे, चलिए तो आगे फाइनेंशियल रिलेशन भी ऐसे हैं जैसे कि जो फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन और फाइनेंशियल रिलेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना टैक्स वगैरह का वो अब अकॉर्डिंग टू द सेंटर होगा। सेंटर चाहे तो स्टेट को पैसा दे सकता है, स्टेट में जितने भी चीजें चल रही हैं, ठीक है, सस्पेंड नहीं होंगी चीजें, हटाया नहीं जाएगा, डिसमिस नहीं करा जाएगा, बस हाँ थोड़े समय के लिए जब तक इमरजेंसी है ना उस समय के लिए सारी जो पावर है सेंटर के पास आ जाएगी, चीजें यूं ही रहेंगी। क्योंकि अगर सेंटर से स्टेट से गवर्नमेंट हट गई, पूरी गवर्नमेंट हट गई तो चीजों जो सेंटर जो एनफोर्स करेगा चीजें, सेंटर जो लॉ लेकर आएगा वो ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कौन करेगा? सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली वही करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर फाइनेंशियली जो रिलेशन है वो भी बदल जाते हैं कि सेंटर जो ग्रांट्स वगैरह देता है लोकल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस में रिबेट वगैरह देता है, तो वो सारी चीजें भी सेंटर अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। होप यू गॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इसी तरीके से होती हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट चीज बचती है, वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर इफेक्ट कैसा पड़ता है, इम्पैक्ट है, ठीक है। आपकी बुक में ये सारी चीजें लिखी हैं बट मैंने आपको थोड़ा सा जो है कैसे बताई है, एक तरीके से चार्ट बनाकर एक तरीके से सिंपल वे में बता दी, बस सुनो और लिख कर आओ, सुनो और लिख कर आओ, ठीक है।
बाकी जो आपके जैसे कि इफेक्ट को बोलते हैं प्रभाव, ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बता रहा हूँ, प्रभाव बोलते हैं, फेडरलिज्म को बोलते हैं संघवाद, ठीक है, और जो यूनिटरी को बोलते हैं एकीकरण, ठीक है, एकत्रीकरण जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स पर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहली चीज, जब भी अंडर आर्टिकल 352 के इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाएगी, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम करी जाएगी, तो फंडामेंटल राइट्स पर एक वाइड इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिए जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। अब यहां पर एक आर्टिकल 358, ये आर्टिकल ऐसा है जो हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, दैट इज द राइट टू फ्रीडम, 19 to 22, क्या यही था? बिल्कुल यही था। अब इसमें जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें काफी सारे आर्टिकल आते हैं, ऑलमोस्ट 5 क्लॉज आते हैं इसमें। उन सारे क्लॉजेस को सस्पेंड करता है ये आर्टिकल, ठीक है, ये आर्टिकल सस्पेंड करता है आर्टिकल 358 कि यहां पर ना तो आपके पास क्या आते हैं, इसमें क्या क्या आता है आर्टिकल 19 में, देखो आपको पता होगा, अगर आपने देखी होगी तो मैं बता देता हूँ, ठीक है, कुछ बता देता हूँ। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीली मूव, राइट टू रिजाइड, ठीक है, राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेस योर इंटरेस्टेड प्रोफेशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, राइट टू रिजाइड भी आता है, राइट टू ट्रैवल भी आता है, ठीक है। तो वो सारे जितनी भी चीजें होती हैं वो यहाँ पर ये आर्टिकल 358 सस्पेंड कर देता है ना। बात आती है, देखिए फंडामेंटल राइट पर ये इसको अकेले को सस्पेंड करने वाला, आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने वाला आर्टिकल 358 है। नाउ आता है आर्टिकल 359। देखिए अब यहाँ पर आर्टिकल 58 का एक और फंडा है, जब भी आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी प्रोक्लेम होगी तो आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली पिक्चर में आ जाएगा और ये आर्टिकल आपके काम नहीं करेंगे। अगर इन केस इमरजेंसी के दौरान ये आर्टिकल के आपके उल्लंघन भी होते हैं, इसके अगेंस्ट कोई भी स्टेट जो है लॉ बना सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, तो आपके पास ये पावर नहीं रहेगी अंडर आर्टिकल 32 कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सके कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। सस्पेंड हो जाते हैं ये ऑटोमेटिकली, जब भी इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है अंडर आर्टिकल 352 ऑटोमेटिकली 358 पिक्चर में आ जाता है, ठीक है। मगर यहां पर अंडर आर्टिकल 359 के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक ऑर्डर जारी करते हैं। ऑर्डर जारी करने के बाद वो ऑर्डर जारी करते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एक स्पेसिफिक या फिर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी के लिए जो अदर फंडामेंटल राइट्स है ना वो सस्पेंड हो जाएंगे, सस्पेंड करते हैं, ठीक है। मगर यहां पर अपवाद भी है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, कभी भी सस्पेंड नहीं होते आर्टिकल 20 और 21, ठीक है, ना तो आर्टिकल 359 के अंदर ना 358 के अंदर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी 359 की खासकर, ठीक है। समझ में आ गया आपको बात? चले आगे। तो यही थी बस आपकी इमरजेंसी, एक्स्ट्रा इमरजेंसी आपकी, सॉरी नेशनल इमरजेंसी आपकी खत्म हो चुकी है, ठीक है। चाहे फिर वो नेशनल इमरजेंसी किसी भी प्रकार की हो, एक्सटर्नल इमरजेंसी हो या फिर इंटरनल इमरजेंसी हो, दीज थिंग्स विल प्रिवेल देन, ठीक है, दीज थिंग्स विल प्रिवेल देन, जब भी लगेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अभी तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारी जो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है, ठीक है, या फिर हम कहें राष्ट्रपति शासन क्या होता है, दैट वी विल बी लर्निंग आवर नेक्स्ट वीडियो लर्निंग, और सीखेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तो अभी तो फिलहाल के लिए देखिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या होगी? प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए